ये बिहार है, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है जहाँ के मुख्यमंत्री को आप उठाकर इस तरह बंद कर देते हो। यहाँ पर एक बिहारी को इस तरह जेल के अंदर बंद करना आपके जो देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री के सामने उन्होंने ऐसा बयान दे दिया और कहीं ना कहीं देखा जाए नाज़मीन तो नीतीश कुमार जो है पूरी तरह से बौखला गए हैं बिहार की राजनीति को लेकर, क्योंकि उनको ये यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है कि उनकी जो पार्टी है वो उसको बचाने में कामयाब हो। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। जहां लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान ही बाकी है और जहां बिहार में मात्र सिर्फ 8 सीटें ही बाकी हैं, तो जहां चुनाव के बीच में आरजेडी प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू पार्टी में एक बड़ी फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है, या कहें कि जेडीयू पार्टी अब खत्म होने की कगार पर पहुंच रही है, जिसके कई बड़े कारण बताए जा रहे हैं। नीतीश कुमार का जुबान फिसलना, यहाँ प्रधानमंत्री का तेजस्वी यादव पर आरोप लगाना, ये साबित कर रहा है कि जल्द बिहार में भी सरकार गिर सकती है। बिहार में भी तेजस्वी यादव जो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने का दावा करते हुए नजर आ रहे थे, वो दावा कहीं ना कहीं हकीकत में भी साबित हो सकता है। दरअसल जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेजस्वी यादव को जेल में भेजने की बात कर रहे थे, तो वहीं तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आते हैं कि दिल्ली और झारखंड नहीं है जो मुझे यहां पर जेल में डाल दिया जाएगा। 34 साल का युवक हूं और ऐसे कैसे प्रधानमंत्री ये जेल में डालने की बात कह सकते हैं। जहां तेजस्वी यादव चुनौतियां प्रधानमंत्री को दे रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री को लेकर कहते हुए दिखाई देते हैं कि अब वो मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर कहते हैं कि इस बार भी मुख्यमंत्री बनना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तय है। ऐसी बातें नीतीश कुमार के जरिए निकलती हैं जो कहीं ना कहीं साबित ये होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जुबान फिसली है या जानबूझकर नीतीश कुमार इन शब्दों को कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम सवाल बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद है अमन सर, मेरे साथ मौजूद हैं। अमन सर, कई सवाल यहाँ पर बनते हैं। पहली बात अगर हम यहाँ पर करें कि प्रधानमंत्री का तेजस्वी यादव को ये कह देना, जेल में डालने वाली बात, वहीं तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि एक बिहारी को इतनी आसानी से कोई जेल में नहीं डाल सकता है, मैं दिल्ली और झारखंड वाली स्थिति को बिहार में कभी पैदा नहीं होने दूंगा। तो क्या ऐसे में प्रधानमंत्री ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और तेजस्वी यादव पलटवार करते हुए चुनौतियां देते हैं? क्या मान लिया जाए कि एनडीए को डर सता रहा है कि बिहार में तो वो लोकसभा चुनाव जीतना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा? देखिए, जाहिर सी बात है, जब चुनाव होते हैं तो इस तरह की बयानबाजियां होती हैं और बिल्कुल अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इस तरह की बयानबाजी करता है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पीएम मोदी ने जो स्टेटमेंट तेजस्वी को लेकर दिया, अब उस पर पलटवार तेजस्वी का है कि ये बिहार है, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है जहाँ के मुख्यमंत्री को आप उठाकर इस तरह बंद कर देते हो। यहाँ पर एक बिहारी को इस तरह जेल के अंदर बंद करना, आपके जो सपना देख रहे हो वो सपना ही रह जाएगा। तमाम तरह की बातें वो कहते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी के अंदर अब पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नजर आता है, पूरी तरह से कहीं ना कहीं वो मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का प्रचार प्रसार उन्होंने पूरे कह सकते हैं बिहार के अंदर किया, तकरीबन 250 के आसपास रैली की है, हर एक सीट पर जाकर, हर एक विधानसभा क्षेत्र में जाकर, और जहाँ जहाँ भी उनको मुमकिन था वहाँ जाकर उन्होंने प्रचार प्रसार किया। और इससे ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो आरजेडी अब तक दूसरे तीसरे पायदान पर नजर आता था, वो सीधे सीधे फाइट में दिखाई पड़ने लगा। अब जिस तरह जेडीयू का भी जो कह सकते हैं कि जो उनकी पार्टी है उसमें भी टूट दिखाई पड़ती है, उनके पूर्व विधायक आरजेडी में शामिल होने की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो पूरे का पूरा एनडीए कुनबा है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं दरार दिखाई पड़ती है। चिराग पासवान के जो जिला अध्यक्ष हैं वीना साहब को सपोर्ट करने की बात करते हैं, वहीं अगर बीजेपी खेमे की बात करें तो उतना स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ता नहीं है। राजीव प्रताप अनाशना बयानबाजी करते हैं। तो तमाम जो चीज़ों को मिला जुला कर देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरह का प्रचार प्रसार और जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियाँ तेजस्वी यादव ने की हैं, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को ये डर सता रहा है कि अगर यहाँ पर उनके हाथ से 10-15 सीटें निकल गई तो जो उनका खेल था वो यहाँ बिगड़ सकता है, क्योंकि यही कुछ कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी 20 से 25 सीटें जो हैं वो बीजेपी के हाथ से जाती हुई नजर आती है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी को बिल्कुल परेशानी है। उनको लग रहा है कि अगर ऐसा होता है तो जो 400 पार की बात वो करते हुए दिखाई पड़ते थे, वो 300 पार भी जाता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ कहना एक आम बात, आसान बात होती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। और ज़मीनी स्तर पर अगर देखें तो जो माहौल दिखाई पड़ता है, कई जो जानकार हैं वो तक ये बात कहने को मजबूर हो रहे हैं कि 300 के आसपास शायद एनडीए गठबंधन रह सकता है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने अपने आप को मजबूत किया है, खासकर अगर हम बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, दोनों ही जगह पर
जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस है और आरजेडी है, इन सब ने मिलकर जिस तरह से बीजेपी को घेरने का काम किया है, तो अब बीजेपी भी कहीं ना कहीं फंसती हुई दिखाई पड़ रही है और जो लोग उनके समर्थन में थे वो उनके खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे बीजेपी को लग रहा है कि अब जो उनका किला है वो दरकने लगा है। ऐसे में लगातार बयानबाजियां हो रही हैं और यही पलटवार तेजस्वी ने किया है कि वो बिहारी हैं और बिहारी को इस तरह से आप उठाकर जेल के अंदर बंद नहीं कर सकते। सर, ये सवाल यहाँ पर बनता है, जैसा कि आपने विधायकों का जिक्र किया, तो संदेश से पूर्व विधायक हैं जेडीयू के विजेंद्र यादव, वो यहाँ पर खुद नहीं गए, कम से कम 50 समर्थकों के साथ आरजेडी में शामिल होने के लिए गए जेडीयू से इस्तीफा देकर। क्या मान लिया जाए कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पार्टी में ही फूट पड़ चुकी है? देखिए, बिल्कुल ये तो पहले से ही तय लग रहा था, क्योंकि पहले भी ये बात कही जाती रही है कि अब नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसका कद लगातार कमजोर हो रहा है। जिस तरह से बीजेपी के साथ उनका अलायंस हुआ है उसको लेकर आप ये मानिए कि बीजेपी का इतिहास अगर हम देखें बीते कुछ समय का, तो लगातार ये रहा है कि पार्टियों को 2 हिस्सों में बांटने का। आप देखिए, जो चिराग पासवान आज बीजेपी के हनुमान बने घूम रहे हैं, उनकी पार्टी को 2 हिस्सों में बीजेपी ने बांटा। आप देखिए, शिवसेना को 2 हिस्सों में बीजेपी ने बांटा, जो एनसीपी है 2 हिस्सों में बीजेपी ने बांटा। दुष्यंत चौटाला की पार्टी पे भी कहीं ना कहीं नज़र इसी तरह की बनी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि जो बीजेपी का खेल है वो किसी छुपा हुआ नहीं हो। तो ऐसे में जेडीयू के लिए भी आप अपनी पार्टी को बचाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार अचानक कह सकते हैं चुनाव के अंतिम पड़ाव में आते आते उनकी जुबान इस तरह से फिसल जाती है कि वो प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री बनाने पर तुल जाते हैं मोदी को। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलों में है, परेशानी में डालने वाला है। क्योंकि अगर 200-250 के आसपास बीजेपी इंडिविजुअल तौर पर आई तो फिर उनके जो सहयोगी दल हैं वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव बनाते हुए नजर आएंगे। बीजेपी की कोशिश ये है कि अपने दम पर अगर वो 300 के आसपास पहुंचते हैं तभी वो पावरफुल रह सकते हैं। अगर उससे कम सीटें उनकी आती हैं तो यहाँ पर वो फंसते हुए नजर आएंगे। जहां जेडीयू पार्टी में फूट की कगार पैदा हो रही है, तो वहीं कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी खुद ये साबित करते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में वो डर चुके हैं और डर की वजह से उनकी जुबान के जरिए कुछ ऐसे शब्द निकलते हुए नजर आ रहे हैं जो एनडीए को घेर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री पर बनने पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष मेरे साथ मौजूद है, मनीष से जानने की कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार पहले कहते हैं 4000 पार, 400 नहीं 4000 पार, अब कहते हैं कि प्रधानमंत्री नहीं मुख्यमंत्री बनने चाहिए। नीतीश कुमार के ये शब्द कहीं ना कहीं गलती की वजह से फिसलते हुए दिखाई दे रही है उनकी जुबान, या जानबूझकर नीतीश कुमार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जो है चुनावी भागदौड़ में इस तरह से मतलब बौखला गए हैं कि वो कहीं ना कहीं जब भी भाषण देने जाते हैं तो अपनी भाषा का इस्तेमाल जो करते हैं, शब्दों का चयन जो करते हैं, उसको इस्तेमाल के दौरान भूल जाते हैं, उस दौरान भूल जाते हैं। और कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों की वजह से नीतीश कुमार की जो जबान फिसलती है वो जबान फिसलना नहीं है, वो कुछ एक चुनावी स्टंट के तौर पर भी देखा जा सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार राजनीति में और मीडिया के कैमरों में बने रहने की यहाँ पर तमाम कोशिशें करते हुए नजर आते हैं। इसी वजह से जैसे उन्होंने पहले 4000 पार का नारा दे दिया, अब प्रधानमंत्री मोदी को मुख्यमंत्री बनाने की मंच से अपील कर दी, और उस वक्त वहां पर रविशंकर प्रसाद मौजूद थे जो केंद्रीय मंत्री हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री के सामने उन्होंने ऐसा बयान दे दिया, और कहीं ना कहीं देखा जाए नाज़मीन तो नीतीश कुमार जो है पूरी तरह से बौखला गए हैं बिहार की राजनीति को लेकर, क्योंकि उनको ये यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है कि उनकी जो पार्टी है वो उसको बचाने में कामयाब हो पाएंगे कि नहीं। क्योंकि जिस तरीके से आपने और हमने देखा कि पटना के रोड शो के दौरान बीजेपी का जो सिंबल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिखाया गया, जेडीयू के लिए प्रचार कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उस बात को लेकर नीतीश कुमार जो है कहीं ना कहीं बौखला गए हैं और असमंजस की स्थिति उनके दिमाग में बन गई है। तो वो इस तरीके के भाषण इस वजह से भी देते हैं। ये 2 कारण हो सकते हैं कि एक तो बौखला गए हैं और दूसरी बात ये असमंजस की स्थिति के कारण वो इस तरह के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का रोड शो और नीतीश कुमार यहाँ पर हाथ में लेकर घूमते हुए नजर आते हैं, या कहें कि उस रोड शो में प्रधानमंत्री के रोड शो में शामिल होते हैं और भारतीय जनता पार्टी का लोगो यहाँ पर दिखाते हुए नजर आते हैं, कमल चिन्ह को दिखाते हुए नजर आते हैं। लेकिन उनके हाव भाव की बात करें, वो कहीं ना कहीं साबित करते हैं कि नीतीश कुमार खुद ही परेशान हैं कि जेडीयू के लिए प्रचार करना चाहिए था, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहा हूं। लेकिन तेजस्वी यादव जब सारण में जनसभा करते हुए नजर आ रहे थे तो उन्होंने ये दावा किया था कि अब तो अगला प्रधान यहाँ पर मुख्यमंत्री तो मैं ही बनने वाला हूँ। यहाँ पर शालिनी मेरे साथ मौजूद है, शालिनी से जानने की कोशिश करेंगे कि तेजस्वी यादव के इस बयान के आधार पर उनका क्या कहना है। तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आते हैं कि अब अगले मुख्यमंत्री वही बनेंगे, उनकी सरकार यहाँ पर आएगी और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये दावा तेजस्वी यादव कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव के इस दावे में कितनी सच्चाई नजर आती है?
देखिए नाज़मीन, अगर इस बार बिहार के अगर हाल देखे जाएं तो बिहार में जब तेजस्वी यादव ने कई जनसभाएं की, महारैलियां की, तो जो भीड़ उस समय उमड़ी है, उस भीड़ को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि लोग कहीं ना कहीं इस बार जो 2019 में 39 सीटें आई थी वो इस बार शायद बीजेपी को ना मिले, और कहीं ना कहीं लालू यादव की जो दोनों बेटियां हैं, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य, हो सकता है कि ये दोनों जीत हासिल कर सकती हैं और कहीं ना कहीं एनडीए के प्रत्याशी को इस बार वो मात देती दिखाई दे सकती है, क्योंकि जनसभा में जब इतनी भीड़ उमड़ी है तेजस्वी यादव को सुनने के लिए, अब ये कह सकते हैं कि वो उनके समर्थन में उतरी है या कैसे, वो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो भीड़ की संख्या अगर देखी जाए उससे ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में जो लगातार चिराग पासवान ये कहते रहते हैं कि 39 सीटें हम 2019 में लेकर आए थे, जो एक सीट रह गई थी वो भी इस बार एनडीए के खाते में होगी, तो मुझे मेरा मानना ये है कि इस बार शायद ऐसा ना हो और इस बार जो 39 सीटें पहले आई थी शायद अब बीजेपी को उतनी सीटें भी ना मिले और कुछ सीटों पे बीजेपी जो है वो मात खाती दिखाई दे सकती है। जहां पर मुकेश सहनी की बात करें, वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी, जिन्हें आरजेडी की तरफ से 3 सीटें तो मिल जाती हैं, लेकिन वहीं आरजेडी की तरफ से बात करें तो तेजस्वी यादव उनके साथ भी नजर आते हैं। मुकेश सहनी तेजस्वी यादव की जोड़ी नजर आती है और इसी जोड़ी को देखते हुए चिराग पासवान भी हमलावर साबित होते हुए नजर आते हैं और हाल ही में सम्राट चौधरी भी कई बड़े हमले साधते हुए दिखाई देते हैं, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। वो सम्राट चौधरी जो एक वक्त पर रोहिणी आचार्य पर निशाना साध रहे थे। दिनेश मेरे साथ मौजूद है, दिनेश से जानने की कोशिश करेंगे कि सम्राट चौधरी का यहाँ पर ये कहना है कि हेलीकॉप्टर में घूमना एक नादानी के रूप में देखा जाता है और वहीं ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि चोरी की है तो चोरी के बदले जेल भी जाना पड़ेगा, यानी कि वही यहाँ पर रेलवे में नौकरी के बदले जमीन देने की बात जो यहाँ पर की गई थी उस मामले को उठाते हैं और ये कहते हैं कि लालू परिवार तो जेल जाकर रहेगा। क्या कहना है इस पर? देखिए नाज़मीन, जिस तरीके से इस वक्त जो है चुनावी माहौल चरम पर है और कहीं ना कहीं बिहार में जो 8 सीटें बची हुई हैं जहां पर अंतिम चरण में मतदान होने वाला है, उन सीटों पर यहां पर चुनावी लाभ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी और तमाम एनडीए के सहयोगी दल यहां इस तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिरकार 15 साल पुराने इस मामले में अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? तेजस्वी यादव क्या उस वक्त इस पूरे मामले में शामिल थे? क्या सूत्रधार थे? क्या लालू प्रसाद यादव ने वाकई नौकरी के बदले जमीन जैसा कोई घोटाला किया? रेलवे के संबंधित किसी प्रकार के कोई दस्तावेज हैं तो आखिरकार उनमें इतनी देरी क्यों हो रही है? तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं और तमाम लोग जो हैं, जो ग्राउंड लेवल पर से जुड़े हुए हैं, आम लोग जो हैं वो जानते हैं कि चुनावी माहौल में इस तरीके की बयानबाजियां होती हैं जिससे कि पार्टी अपने पक्ष में माहौल बनाने की तैयारियां करती हैं। लेकिन वही माफ कीजिए, यहाँ पर सम्राट चौधरी जब सरकार चली जाती है नीतीश कुमार से तो उनके ऊपर करारा हमला करते हुए नजर आते हैं। सरकार बनने से पहले भी ये कहते नजर आते हैं कि नीतीश कुमार का ये आखिरी जो है दौर चल रहा है और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार बनेगी, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है तमाम बयानबाजियों के जरिए, चाहे सम्राट चौधरी हो, गिरिराज सिंह हो, चिराग पासवान हो, तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की तैयारी कर रहे हैं और आरजेडी जो कि मजबूत चुनावी कहीं ना कहीं दल के रूप में चुनाव लड़ रही है उसको यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पिछाड़ने की कोशिश कर रही है। क्या वाकई यहाँ पर नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, क्या उनका आखिरी दौर चल रहा है? क्या अब यहाँ पर जेडीयू पार्टी नहीं बल्कि पूरा एनडीए बेदखल होता हुआ नजर आएगा? क्या तेजस्वी यादव जो दावा करते हैं और दावे के जरिए चुनौतियां देते हुए नजर आते हैं, क्या इन चुनौतियों में कोई दम नजर आता है कि इस लोकसभा चुनाव के बाद आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कोई बड़ा करिश्मा करते हुए नजर आएंगे? इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।